मैं 21-22 में बिज़नेस में आ गया था। अच्छा। बेसिकली मैं बिज़नेस फैमिली से हूँ, मैं एजुकेशन के साथ हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ जितने नीचे चले गए उतने ही लोगों में क्षमता काम करने की और थॉट बदले हैं। राइट। नए थॉट के साथ बिजनेस किया। परिवार में कभी भी हमें बंदिश नहीं मिली। अच्छा, आज मैं great. बड़े ब्रदर के साथ बैठा तो मुझे कभी उन्होंने रोका ही नहीं, वाह। किसी भी काम के लिए नहीं रोका। खुली छूट थी, क्या बनाना क्या परचेज करना, कभी नहीं रोका। तो ये मेरे पिताजी से ये चीज़ मिली है सभी लोगों को, और हमारे यहाँ किसी को हम नहीं रोका। मैं मेरी चीज़ को उनके ऊपर थोपता नहीं था, पर ये बताता था कि ये चीज़ ही आपके लिए बेटर है। गुड। तो कन्विंस होते थे। उनमें ट्रस्ट भी लोगों में मेरे पे बहुत है और कन्विंस होता था, क्योंकि हर कस्टमर ये नहीं जानता कि ये मेरे लिए बेटर रहेगा या नहीं रहेगा। वो विजन हम लोगों के पास है, कस्टमर के पास नहीं आ सकता। ऐसे समय आता तो है, कई बार ऐसे सुंदर चीज़ बन जाती है, पर हम दोबारा बना लेते हैं उनको। ओके। पर ये ज़रूर है कि मैंने आज तक मेरे लाइफ में कोई चीज़ बनाई हो वो कभी शोरूम में रुकी नहीं है। आज नहीं, वो 5 साल बाद बिकेगी, पर बिकी है ना तो ऑफलाइन ही चाहिए, क्योंकि उसकी स्पेस के हिसाब से वो चीज़ मिलती है उसको। और अभी भी जो ऑनलाइन आ रहा वो बेसिकली मटेरियल पार्टिकल बोर्ड्स के आ रहे हैं, जिसकी लाइफ बिल्कुल भी नहीं। अजी मैं क्यों खड़ी खम्मा सा राम राम साहब, मेरा नाम सावी है और सीकिंग सॉल्यूशंस विद सावी के सेकंड सीजन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का एपिसोड मैं इसलिए एंजॉय करना चाहती हूँ और करने वाली हूँ क्योंकि मेरे सामने जो विराजे हैं उनको मैंने भले ही कुछ ही देर में जानने की कोशिश की हो, लेकिन ही समबडी हु मेक्स मी फील प्राउड ऑफ आवर रूट्स। मतलब कितना अच्छा लगता है जब एक सादा सा व्यक्ति एक बहुत अच्छे मकाम पर पहुंच जाए। और आज जो मेरे सामने विराजे हैं वो डेफिनेटली इस एग्जाम्पल को चरितार्थ करते हैं। हमारे सामने विराजे हैं अनिरुद्ध बागला सर। ही इज़ 62 एंड उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से उनकी उम्र से पहले मुझे आपको ये बताना चाहिए कि वो सुदर्शन इंडस्ट्रीज़ के न सिर्फ ओनर है बल्कि ही समबडी हु इंस्पायर्स मी टू द लेवल कि जहाँ पर इंसान को सादा होने की जो खुशी है वो इनसे मिलकर होनी चाहिए। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर। आप एक तो मतलब 62 लगते नहीं हैं। थैंक यू। अच्छा, 62 उम्र के उस पड़ाव पर जहाँ पर लोग कहते हैं अगर नॉर्मल सर्विस में होते कि साहब आप तो रिटायर्ड होने वाली उम्र में आ गए, लेकिन आप तो वो है जो ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस उस लेवल पर ग्रो करे कि जहाँ पर एक अलग लेवल आए। तो क्या आपको लगता है ये बिजनेस वालों की रिटायरमेंट की एज अलग होती है? होती नहीं है। होती नहीं है। अच्छा, क्यों कहते हैं सर ऐसा? ज़्यादा अच्छा है वो लगा रहे, घर बैठेगा तो किसी काम का नहीं रहेगा। ये तो बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट हुआ जो है ना, मतलब बारीकी से मन में बैठा हुआ। तो सर शुरुआत से शुरू करते हैं। सुदर्शन इंडस्ट्रीज़, मनोहर थाना से आप स्वयं बिलोंग करते हैं, फैमिली बिलोंग करती है, तो परिवार से प्लीज़ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले करवाएं। जैसे आपके पिताजी जो मतलब कोटा लेकर आए आप लोगों को, तो कैसे रहा, मतलब सुदर्शन की शुरुआत कैसे हुई? बेसिकली मेरे एक ब्रदर, बड़े ब्रदर ऑलरेडी पहला कोटा बिजनेस करते थे। राइट। तो उनके रहते हुए हमें बिजनेस का एक्सपांशन करना था, तो एक ब्रदर कोटा आके फिर ये सुदर्शन का स्थापना की। वो 77 में हम लोगों ने की। राइट। और उसमें एक पार्टनर था, उसी ने ये बिजनेस सुझाया था। अच्छा। कि हम फर्नीचर का काम करेंगे। रहते हुए लगभग वो तो 1 या 2 साल ही उसके साथ पार्टनरशिप रही। फिर बड़े भाई साहब ने इसको बहुत अच्छे से संभाला और पूरा सेट किया। ओके सर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हम बिजनेसेस को नहीं चूज़ करते, बिजनेस हमको चूज़ करता है। तो क्या ये आप लोगों के मामले में सही है? क्योंकि शुरुआत की पार्टनरशिप रही, और पार्टनरशिप क्या कहते हैं कि बिजनेसेस में किस्मत का भी बड़ा काम होता है जो हाथों की लकीरों में लिखी होती है। तो क्या आपको लगता है कि ये बिजनेस आप ही के लिए बना था? बिल्कुल। अच्छा, कैसे, क्यों कहते हैं ये बात? इंटरेस्टिंग। मेरा सब्जेक्ट भी इसी तरह, मतलब मेरा टेस्ट है। अच्छा, नयापन देखना, नवीनीकरण। हाँ। आप एक आर्टिस्टिक व्यक्ति भी हैं, है ना? और फर्नीचर की फील्ड में बात करूं तो ऑफ कोर्स मतलब हर वक्त इनोवेशन करते रहना, क्लाइंट की क्योंकि प्रेफरेंसेस जो हैं वो हर मोमेंट चेंज होंगी। तो क्या कहते हैं, ये बचपन से था मन में कि हाँ मुझे इसी बिजनेस में जाना है, या फिर क्योंकि परिवार जा रहा था तो आपको लगा कि नहीं यही करना है? कहाँ से रुझान आया? बचपन से तो नहीं था, पर बेसिकली मुझे यही बिजनेस मिला।
और परिवार के द्वारा दिया हुआ बिजनेस था, तो इसमें इंटरेस्ट था और किसी भी तरह का कोई भी टर्न करना या कोई भी चीज़ को चेंज करने में हम लोग बहुत आसानी से कर पाता हूँ और अच्छा लगता है जब कोई डिज़ाइन बन जाती है और वो जो मन के मुताबिक बनती है तो फिर बहुत आनंद आता है। सर डिजाइनिंग को Satisfaction समझाएं, मिलता है, हाँ। राइट, डिजाइनिंग को समझाएं फर्नीचर के लिए कैसे शुरू होती है, किस तरीके से एक व्यक्ति जो है अगर वो नॉर्मल कोई हमें देख सुन रहा है उसे कैसे समझाएं कि एक फर्नीचर का बिजनेस शुरू कैसे होता है। नहीं, अपन लोग अब कंफर्ट की बात, मतलब बेसिकली डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन कंफर्टेबल भी होना चाहिए। ओके, डिज़ाइन पार्ट कुछ भी हो सकता है, पर टेक्निकली क्या सीट हाइट होना चाहिए, क्या बैक का एंगल होना चाहिए, कहाँ क्या क्वेश्चनिंग इफेक्ट होना चाहिए, ये एक डिज़ाइनिंग टेक्निकल पार्ट है। Okay. तो ये भी मैंने धीरे धीरे सीखा, यूज़ लेते हुए या बैठ के या करते हुए ही ये मैं सीख पाया। हालांकि इसके नॉर्म्स भी हैं अच्छा, और उन नॉर्म्स को भी हमने स्टडी किया, हम उसी आधार पर फर्नीचर को बनाते हैं। अच्छा, तो सर ये शुरुआत में भी थे नॉर्म्स या फिर अभी आ गए हैं? नहीं, नॉर्म्स इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल है। और यानी मैं समझूं कि आप कितने साल की उम्र में बिजनेस में आ गए थे? मैं 21-22 में बिजनेस में आ गया था। अच्छा, बेसिकली मैं बिजनेस फैमिली से हूँ, मैं एजुकेशन के साथ ऑलवेज बिजनेस में रहा। ओके, एजुकेशन के साथ भी बिजनेस में बिजनेस रहे, में। कैसे? बस स्कूल जाते थे, आके दुकान बैठते थे, वापस दूसरे दिन स्कूल चल जाते थे। अच्छा सर, कभी बचपन में स्कूल में सुना है कि नहीं नहीं तुम्हें तो वैसे भी तुम्हें तो तुम्हारा जमा जमाया बिजनेस है ना, तुम्हें तो हमेशा इसी में जाना है, तो कभी ऐसा सुन के अजीब नहीं लगा? क्योंकि हमें तो कई बार ऐसा लगता था कि लोग हमें जज भी करते हैं। मान लीजिए हम अगर बिजनेस फैमिली से है तो कहा हाँ तुम्हें तो कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा उस टाइम ऐसी सोच नहीं थी। अच्छा, और ये मैं कौन से ईयर की बात कर रही हूँ? लाइक क्योंकि अगर आप 22 साल के रहे हैं, अभी 62 हैं, सो 40 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। ओके, मनोहर थाना से कोटा आना, ऑफ कोर्स भैया ऑलरेडी यहाँ पर बिजनेस कर रहे थे और पिताजी जो हैं उनसे आपने बहुत कुछ लिया, तो पिताजी के साथ अपनी रिलेशनशिप को समझाएं, है ना, क्योंकि हम कई चीज़ें अननोइंगली अपने पेरेंट्स से सीखते हुए फिर बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा नॉर्म्स आप फॉलो करते हैं, है ना, डिज़ाइनिंग को आप फॉलो करते हैं, कंफर्ट का आप ध्यान रखते हैं, और ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं आ सकती कि नहीं चलो ठीक है किसी ने हमें सिखा दिया बिठा के और हमने कर लिया। कई चीज़ें आप बचपन से सीखते हैं, तो ये जो चीज़ें पिताजी से सीखी उनके बारे में समझाएं। भाई परिवार मेरे तो पिताजी के सिद्धांत बहुत सुंदर, बहुत अच्छे सिद्धांत थे। उन्हीं सिद्धांतों को पूरा परिवार फॉलो करता था। Okay. तो हम भी उसी का पार्ट बने और बिजनेस में आए। फिर बड़े भाई के द्वारा दिया हुआ बिजनेस है ही, उसको आगे बढ़ाया। पिताजी का नाम? ब्रजवल्लभ बागला। राइट, और उनकी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा कुछ और बताएं। वो राजनीतिक, धार्मिक, सब गुण थे उनमें, सब गुण। मैं देख पा रही हूँ सर थोड़ा कुछ इमोशनल भी है उनके लेकर। तो पिताजी ने मनोहर थाना में ऐसा क्या किया जो आपको लगता है कि वो एक स्टैंडर्ड उन्होंने बना दिया? उनका व्यवहार ही सबको पसंद आता था और हर धर्म के साथ या छोटे बड़े का उनमें कुछ नहीं था। मतलब वो एक प्रधान व्यक्ति थे मनोहर थाना के, सर्वप्रथम नागरिक माना जाता था। पूरे परिवार उनको पिताजी बोलता, पूरा गांव उनको पिताजी बोलता अच्छा, था। वाह, वंडरफुल। ओके, तो यानी कि मतलब अगर जब हम इतने बड़े व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, और मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मैं भी अपने दादाजी को अपने गांव में देखती हूँ, तो मुझे याद आता है कि सारा गांव उनके पास आया करता था, है ना। कोई फेस्टिवल होगा तो डेफिनेटली उनसे मतलब मिलने भी आया करेंगे, वो गांव में जाएंगे तो सबकी बातें सुनेंगे एंड सो फोर्थ। ये बिल्कुल ऐसा ही था। अच्छा, हर व्यक्ति उनसे मिलना आता था और सब उनका पूरा सम्मान करते थे। वैसा उनका प्रेम भी, वो उन्हीं लोगों को सबको वो प्रेम भी इतना ही करते थे। पिताजी से आपने क्या लिया? मतलब आपकी पर्सनैलिटी और पिताजी की पर्सनैलिटी में क्या कॉमन है? ये मेरे लिए तो मुश्किल है। ओके, पर सिद्धांत उनके फॉलो किए। अच्छा, जैसे वो क्या सिद्धांत हैं? वो भाई गलत पैसा नहीं लेना, ओके, जो चीज़ चाहिए कस्टमर को वही चीज़ देना, मूल्य उसी का लेना, और अच्छी सी चीज़ कस्टमर को देनी। राइट, बाकी धार्मिक तो वो थे ही,
वैसे तो सब कुछ उनसे सीखा था, पर मैं बता नहीं पा रहा हूँ। नहीं सर, मैं बिल्कुल मान सकती हूँ, क्योंकि जैसे ही आपसे कहा जाए कि आप और पिताजी में क्या कॉमन है, क्योंकि आपके लिए वो इतने बड़े व्यक्तित्व हैं कि उनको मतलब उनकी पर्सनैलिटी और ख़ुद को कंपेयर करना भी मुश्किल काम है। लेकिन इसे ऐसे समझिए कि है ना, वो इतने बड़े व्यक्तित्व हैं, उनके छत्र छाया में हम बड़े हैं। हाँ, उनकी छत्र छाया उन जैसा बन भी नहीं सकते। राइट, उनमें वो क्वालिटी थी, वो अपन हम में नहीं आ सकी, पर उनके सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। तो सर एक बात समझाएं, क्योंकि है ना बिजनेस फैमिलीज़, क्योंकि जनरेशन बाय जनरेशन ही अपनी ये कह लीजिए कि बिज़नेस को भी बढ़ाती हैं। ये कितनी हद तक सच है कि जो बड़े लोग हैं उनके अंदर बिजनेस एक्यूमेंट ज़्यादा होता है और छोटों में कम हो जाता है? क्या ये सच है, या फिर इसमें ये है कि हर जनरेशन अपनी सिचुएशन के हिसाब से बिजनेसेस को बढ़ाती है? आपका क्या मानना है? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ जितने नीचे चले गए उतने ही लोगों में क्षमता काम करने की और थॉट बदले हैं। राइट। नए थॉट के साथ बिजनेस किया। परिवार में कभी भी हमें बंदिश नहीं मिली। आज मैं बड़े ब्रदर के साथ बैठा तो मुझे कभी उन्होंने रोका ही नहीं, किसी भी काम के लिए नहीं रोका। खुली छूट थी, क्या बनाना, क्या परचेज करना, कभी नहीं रोका। तो ये मेरे पिताजी से ये चीज़ मिली है सभी लोगों को, और हमारे यहाँ किसी को हम नहीं रोकते। सर कुछ याद है कि पहली बार कोई ऑर्डर जब मिला था, या जो पर्टिकुलरली आपने बनाया था, तो क्या बनाया था? सोफे का एक डिज़ाइन किया था, और वो आज तक सोफ़ा हम लोग रखते हैं। वाओ, ओके। क्या खास था उस डिज़ाइन में? बहुत छोटा, कम्पैक्ट और बहुत कंफर्टेबल। ओके। अब क्योंकि आपने ये बात कही है और ये सालों पहले की बात है, आज के डिज़ाइंस और पुराने डिज़ाइंस में क्या अंतर आ गया है? क्योंकि यू आर समबडी हु नोज द इंट्रिकेसीज, तो मुझे समझ के बताएं कि अभी लोग क्या ज़्यादा लग्जरी पर जाने लगे हैं, और क्या ऐसा है कि पहले बेसिक्स पर जाया करते थे, या फिर डिज़ाइन सेंस लोगों का भी अभी वैसे ही है? हाउ डू यू डिस्क्राइब इट? पहले तो बेसिक पे जाते थे लोग, प्रथम नीड पूरी करते थे, वही सोफ़ा होना चाहिए। राइट। अब हम क्या, कस्टमर भी अब कंफर्ट पे जाने लगा है। अच्छा। उसको लग्जरी चाहिए। और ये लग्जरी कितना सही मानते हैं, क्योंकि इतने सालों में बिजनेस भी बढ़ गया है, ये कह लीजिए कि महंगाई भी बढ़ी है। और ये मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि आप सामने बिराजे हैं, आपके पास हर रोज़ अलग अलग तरीके के लोग आते होंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, उनको समझने के लिए उस व्यक्ति को समझना पड़ता है। तो कोटा में रहते हुए कोटा के कस्टमर को कैसे डिफाइन करते हैं? हमारे यहाँ मीडियम तरह के लोग हैं। अच्छा, ओके। लग्जरी सेगमेंट वाले परसेंटेज कम है, पर एक फर्नीचर, कंफर्टेबल फर्नीचर वाले लोग ज़्यादा हैं, उसके कस्टमर्स ज़्यादा हैं। ओके। तो कोई आता है, क्या कहते हैं आपसे कि सर ऐसा कुछ दिखाइए? हम लोग डिस्प्ले में रखते हैं, तो उसकी चॉइस उसको समझ में आ जाती है, कि हमें भी पता लग जाता है कि इसको ये चीज़ अच्छी लगेगी, या इस तरह का इसको ही चाहिए। डिफ़िकल्ट कस्टमर्स आते हैं? हाँ, आते हैं। आप कभी पर्सनली उनको डील करते हैं? अब तो क्योंकि आपकी टीम इतनी बड़ी है, मतलब बच्चे भी बिजनेस में हैं, तो ऑफ कोर्स आपको ये मौका नहीं मिलता। पहले तो किया ना, सभी को डील पहले किया तो क्या था वो? नहीं, डील किया, उनको उनकी इच्छा से चीज़ बना के दी। जैसे सर समझाएं कुछ कि कैसे मान लीजिए कोई डिफिकल्ट से कस्टमर आया, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है और आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत शांति से कोई चीज़ हैंडल करते हैं। बेसिकली मैं मेरी चीज़ को उनके ऊपर थोपता नहीं था, पर ये बताता था कि ये चीज़ ही आपके लिए बेटर है। गुड। तो कन्विंस होते थे, उनमें ट्रस्ट भी लोगों में मेरे पे बहुत है, और कन्विंस होता था, क्योंकि हर कस्टमर ये नहीं जानता कि ये मेरे लिए बेटर रहेगा या नहीं रहेगा। वो विजन हम लोगों के पास है, कस्टमर के पास नहीं आ सकता। मटेरियल भी अपने को ये पता है कि ये इसकी लाइफ देगा, वो कभी भी जज नहीं कर सकता। बनने के बाद उस चीज़ में वो कभी पहचान भी नहीं सकता कि किस चीज़ का बना है। राइट। सर इतना ज्ञान तो मुझे भी नहीं है, तो मैं बस मेरी नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ। अपना रॉ मटेरियल जो होता है, मैक्सिमम जो फर्नीचर बनता है वो कौन सी लकड़ी से बनता है? हम लोग सागवान में बनाते हैं, जिसको टीकुड बोलते हैं। अच्छा, और इंग्लिश नेम टीकुड। कहाँ से आता है रॉ मटेरियल? ये बेसिकली प्रॉपर्टी है, ये एमपी का है मटेरियल। राइट। और उसमें क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि आप लोगों के लिए तो ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल को चेक करने का क्या होगा तरीका भी होता है? इसमें क्वालिटीज़ होती हैं, मतलब एक सेगमेंट बने हुए, एक सेगमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से। राइट। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट क्वालिटी भी लगाई जाए। स्ट्रेंथ सेम है, पर लुक का फ़र्क आता है। अच्छा, ओके।
क्वालिटी में जैसे फर्स्ट ग्रेड लगाएंगे उसके ग्रेस बहुत सुंदर आएंगे, उसका लुक अच्छा आएगा। ओके, राइट सर। मतलब कोई ऐसा पीस रहा है जो आपने बनाया हो और आपको लगा हो कि नहीं मैं इसे बेचना ही नहीं चाहता? ऐसे समय आता तो है, कई बार ऐसे सुंदर चीज़ बन जाती है पर हम दोबारा बना लेते हैं उनको। ओके, पर ये ज़रूर है कि मैंने आज तक मेरे लाइफ में कोई चीज़ बनाई हो वो कभी शोरूम में रुकी नहीं है। आज नहीं, वो 5 साल बाद बिकेगी पर बिकी है। राइट। ओके, कोटा की बात करूंगी। वर्कफोर्स यहाँ पर मिलना कितना मतलब आसान है, क्योंकि आपकी फील्ड के लिए कारीगर होना बहुत ज़रूरी है और अपना जो से डिज़ाइन है उसको अच्छी तरीके से बनाने वाले लोग भी बहुत ज़रूरी हैं। सुदर्शन इंडस्ट्रीज़ का यहाँ तक पहुँचना डेफिनेटली इस वर्कफोर्स के साथ ही हुआ होगा। कुछ उनके बारे में बताएं। बेसिकली अब ये चीज़ बहुत टिपिकल हो गई, पहले ये सब बहुत कंफर्टेबली मिल रहे थे कारपेंटर्स वगैरह। अच्छा, क्योंकि इनके बिना अपना भी कोई अस्तित्व नहीं है। ट्रू। और ये पूरा परिवार है, चाहे वो वर्क्स टीम हो चाहे कारपेंटर्स हो, ये जब मुट्ठी बनती तभी ये काम पूरा हो पाता है। धीरे धीरे इसकी समस्या तो आने लग गई है। कैसे? लोग नहीं, ये काम करना नहीं चाहते। अच्छा, पर इसका रीज़न क्या है सर? अब जो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं देते, सब प्लाईवुड का फर्नीचर बनाने लगे, तो सब लोग वो उसी में लगे हुए हैं। नई जनरेशन सारी प्लाईवुड का ही फर्नीचर बनाती है। तो सर क्यों प्लाईवुड नहीं लेना चाहिए? रादर वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में ठीक क्यों नहीं है? देखिए, लॉन्ग टर्म की बात करें तो लकड़ी तो लकड़ी ही रहेगी। प्लाईवुड में उनको मेहनत कम करनी पड़ती है और जो सुंदरता और जो क्वालिटी बनती है वो वुड के साथ ही बन पाती है। प्लाईवुड उसमें भी लगता है पर वुड के साथ उसका कॉम्बिनेशन होने से वो स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और सुंदरता भी आती है। प्राइसिंग की बात करूं सर, क्योंकि इंडस्ट्री में अब मल्टीपल प्राइसिंग है, मतलब, और मैं ये इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें होने लग गई हैं। तो आपका क्या मानना है, ऑनलाइन सही है या फिर आपको लगता है कि अभी भी लोगों को फर्नीचर जैसी चीज़ ऑफलाइन ही लेनी चाहिए? लेना तो ऑफलाइन ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी स्पेस के हिसाब से वो चीज़ मिलती है उसको। और अभी भी जो ऑनलाइन आ रहा वो बेसिकली मटेरियल पार्टिकल बोर्ड्स के आ रहे हैं जिसकी लाइफ बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो कस्टमर को कैसे एजुकेट करते हैं, कैसे समझाते हैं? कस्टमर अगर मिलता है तो उसको समझाना, मटेरियल दिखा के समझाता हूँ। और क्योंकि कोई जो हमें देख सुन पा रहा है उससे क्या कहेंगे? नहीं, उसको फर्नीचर बनवाना ही चाहिए, चाहे वो किसी हमसे ले या किसी बाजार से ले। पार्टिकल बोर्ड्स और एमडीएफ का फर्नीचर नहीं बनाना चाहिए। सर कोई भी ब्रांड बिना चैलेंजेस के तो बड़ा नहीं होता, और स्पेशली अगर मैं फर्नीचर इंडस्ट्री को समझूं तो अपने यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्योंकि ऐसे दिखता है कि बढ़िया है, कारीगर है, कारखाना है, आप लोगों को इतना एक्सपीरियंस है, लोगों का आप पर विश्वास है, लेकिन बावजूद इसके चैलेंजेस कहाँ उभरते हैं? समय पे डिलीवरी, अच्छा। माल को समय पे देना। ओके। कई बार ऐसे चैलेंज भी आए हैं लाइफ में कि मतलब वर्क दुगना था और आधे दिन में ही काम करना है या हाफ टाइम में ही काम करना है, तो हमने रात रात करके काम किया है। अच्छा। मेरी टीम ने साथ लग के काम किया है। कोटा में कोई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बिल्कुल हाथों हाथ काम मांगते हैं राजेश जी। ओके। उनकी डेट रहती थी, भाई इस डेट को इनोवेशन होना है, इस डेट को क्लासरूम स्टार्ट होगा, और वो बहुत चैलेंजिंग होते थे। कई बार तो 16-16 घंटे महीने भर काम किया तब जाके वो काम पूरे हुए। ओके, तो ये चैलेंजेस तो सर आपको और ज़्यादा खुश कर देते होंगे? बिल्कुल, होने के बाद तो फिर सेटिस्फेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ओके सर, एक चीज़ और समझाएं, क्योंकि अपने यहाँ का कस्टमर, जैसे मैंने कहा कि आजकल बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हर जगह पर डिज़ाइंस हैं, आप बनवाने के लिए भी रेडी हैं, और कई बार लेकिन हम ठगे जाते हैं। तो दूसरे शहरों जाकर आप कितना अच्छा माल प्रोक्योर कर सकते हैं? भाई मेरे ख्याल से क्वालिटी के लिए कोटा सबसे अच्छी जगह है। अच्छा, ओके, राइट। लोग बाहर जाके माल लाते हैं और वो डिज़ाइन देख के वो माल को लाते हैं, 100% वो ठगा के आते हैं। मतलब? यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा दे के आते हैं। ओके। पर उनको क्या, वो बस पैसे से संतुष्टि है कि नहीं मैं इस कीमत का आइटम लाया हूँ।
जबकि उसकी वैल्यू वो नहीं है। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए? ट्रस्ट करना चाहिए लोगों को, अपने यहाँ के शहर में लोगों को पे ट्रस्ट करना चाहिए, लोगों को दुकानों पे ट्रस्ट करना चाहिए। सर, आपने ये जिक्र पहले भी किया है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, है ना, आप उन पर काफ़ी ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्री में मित्र होना एक अलग लेवल का चैलेंज है। क्या कहते हैं कि क्या इंडस्ट्री में आपके मित्र हैं, और अगर हैं तो फिर कैसे समझाएंगे कि कैसे वो हेल्प करते हैं? नहीं, मित्र है और बिल्कुल कंपटीटर है। अच्छा। बल्कि मेरे साथ बैठता है। कभी भी मैं उलझाऊं तो मैंने उसको बुलाया और उसने मेरे साथ रह के काम किया। हम लोगों ने डिजाइन पार्ट में भी एनालिसिस किए दोनों ने मिलके। कंपटीशन नहीं है बिजनेस में, पर साथ हैं। वाह, क्या बात है। इनका नाम? अलीम खान। अरे वाह, ये तो सुनकर और ज्यादा खुशी हुई। ये पता है, मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ कि अगर किसी इंटरव्यू में एक कॉम्पिटिटर को फ्रेंड की तरह प्रेजेंट किया जाए, इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति सच में एक आला दर्जे के व्यक्ति हैं, राइट? सब आई थिंक मोर टू गो ऑन, पर ओवरऑल इस बिजनेस में आपने अपनी लाइफ में क्या सीखा? करते रहो। सिर्फ कस्टमर की बात क्योंकि हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कस्टमर भोला भी होता है। आप भी भोले वाले हैं सर। पर है ना, एक चीज जो एज सुदर्शन इंडस्ट्रीज आप कस्टमर को समझाना चाहते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें लगता है प्राइसिंग इटसेल्फ बस कम प्राइस में बेस्ट मिल जाए, लेकिन शायद उस बेस्ट की परिभाषा हमें नहीं पता होती। तो क्या कहते हैं, किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है कस्टमर को? कस्टमर के साथ एक तो क्वालिटी तो प्रथम है ही, फिर उसके घर में क्या अच्छा लगेगा, क्या साइज का अच्छा लगेगा, ये सब चीज समझ के ही उसको फर्नीचर खरीदना चाहिए। राइट। तो क्योंकि सर मैंने देखा है कि अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम सिर्फ प्राइसिंग का ध्यान रखते हैं, हमें लगता है हमारे घर को हम बेस्ट जानते हैं, और ऑफ कोर्स वो कई बार होता भी है। पर जब आप सेल करते हैं फर्नीचर को, तो आपको क्या लगता है वो क्या मिस कर जाते हैं? क्या एक ऐसी चीज है जो उसको एजुकेट करने की अभी भी जरूरत है? बेसिकली उसको चीज पसंद आ जाती है कि भाई ये चीज मुझे लगानी, पर हमारी विजन वहां तक जाता है हम लोगों का कि इसके घर में ठीक लगेगा या नहीं लगेगा। राइट। हम उस तरह से उसको सजेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये चीज आप लीजिए। सर, कोटा में बिजनेस करना, कई लोग कहते हैं कि यहाँ कर लिया तो कहीं भी कर सकते हैं, है ना? सुदर्शन जिस हिसाब से ग्रो किया है ना, कहाँ तो मनोहर था ना, फिर कोटा में ग्रोथ, और आज उस लेवल पर कि जहाँ पर घर घर आपका फर्नीचर है। ग्रोथ को लेकर क्या सोचना है? मतलब कोटा से आगे क्या सोचना है कि यहाँ इस लेवल पर जाना है? हम जा सकते हैं, मतलब हमें जाना भी चाहिए बाहर। कोटा से जो बड़ी सिटीज हैं वहाँ पे जाके फर्नीचर बनाना चाहिए। कोई सिटी जो आपके दिमाग में हो कि नहीं? इसके लिए तो जयपुर और एक इंदौर दो बहुत अच्छी जगह हैं जहाँ पे काम किया जा सकते हैं। ये काम का अर्थ क्या हुआ कि जैसे मतलब इंडस्ट्री का अपना कारखाना एस्टैब्लिश करना हो, या फिर सेल आउट की बात कर रहे हैं कि कारखाना यहीं रहे एंड देन? वर्कशॉप तो कोटा ही रहे, फर्नीचर वहाँ जाके बेचा जाए, या वहाँ तैयार करके उन लोगों के हाउस तैयार किए जाए। सो टॉकिंग ऑफ वर्कशॉप, आपका बहुत समय कारखाने में निकला है। आज कितना समय बिताते हैं? मैं लगभग 2 घंटे वहाँ रहता हूँ, 1.5 से 2 घंटे। राइट। और क्या ऐसी चीजें हैं जो कहेंगे कि एक फर्नीचर निर्माता होने के नाते, सॉल्यूशंस निर्माता होने के नाते, घर के निर्माता होने के नाते आपको क्या लगता है कि हाँ, इसलिए कारखाने में समय बिताना चाहिए? जो बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल मेन फोकस है। हर कारपेंटर ये चीज़ नहीं समझ पाता कि ये इसका ये मैन्युफैक्चरिंग तरीका ये होगा, या इस तरीके से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। वो हम लोग बहुत इजीली उसको समझा सकते हैं। फिर कलर कॉम्बिनेशन का मैटर आता है, तब भी हमारी मौजूदगी बहुत आवश्यक है। वो विजन उनका नहीं होता जो विजन अपन लोगों का है। राइट। सर, ये नैक आप में बचपन से थी जब से शुरू किया, या फिर ऐसा लगा कि धीरे धीरे इन चीजों की समझ आई? धीरे धीरे आई है, धीरे धीरे ही समझ पाया हूँ। और क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि किसी भी व्यक्ति जो भी बिजनेस कर रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है? भाई क्वालिटी का ही में इशू है फर्नीचर के अंदर, तो क्वालिटी पे फोकस उसका होना ही चाहिए। नहीं होगा तो उसको परेशानी आएगी, अनकंफर्टेबल भी होगा। देन टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो मैंने अनकंफर्टेबल की बात की आपसे, तो ये हमें ध्यान रखनी चाहिए।
राइट। किस चीज में किस मटेरियल की आवश्यकता उतना ही लगाएं, उससे एक्सेस भी ना लगाएं। ओके, एक्सेस ये पहली बार सुना है सर, दिस इज एक्सेस का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज आज किसी वुड का पार्ट इतना ही लगना है, उससे मोटा लगा के उसकी खूबसूरती बिगाड़ेंगे। स्ट्रेंथ तो चलो बढ़ जाएगी पर उसकी खूबसूरती बिगड़ जाएगी। तो जितनी आवश्यकता उतना ही मटेरियल लगे, उसी साइज का मटेरियल लगे। सर आपको डिजाइनिंग से प्यार है ना? हाँ। आपकी बातों में पता भी चल रहा है। अच्छा सब एक एक इन सब चीजों से थोड़ा सा परे सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कोटा में भी, अब क्योंकि बिजनेसेस अक्सर 50 साल पुराने भी हो गए हैं, और एक समय ऐसा आता है कि जब हमें ना बिजनेस का डिवीजन करना होता है, और वो कई बार पेनफुल भी होता है और कई बार ज़रूरी भी होता है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो कस्टमर है वो इस बात को समझ नहीं पाता। उसके लिए ऐसा है कि अगर वो बिजनेस फैमिली से नहीं है तो शायद समझना और मुश्किल हो जाता है कस्टमर का। कितना ज़रूरी है ये, और कितनी किस तरीके से सादा भाषा में समझाएंगे कस्टमर को कि अगर डिवीजन हो भी गया है तो क्वालिटी पर फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बेसिकली डिवीजन पारिवारिक प्रथा है या आवश्यकता है। जब परिवार बढ़ता है तो डिवीजन होना ही है, और इसमें कस्टमर के लिए ये मान लीजिए क्वालिटी अभी भी वही है, चाहे वो इस साइड हो या उस साइड हो, उसको जहां पसंद आए वहां से मटेरियल ले, दोनों जगह एक ही क्वालिटी है। सर एक नॉर्मल सवाल और है, एवरेज कॉस्ट एक घर में फर्नीचर की कितनी होनी चाहिए? ये एक कस्टमर के टेस्ट पर डिपेंड करता है। लाइक क्योंकि आजकल कहते हैं कि हाँ भाई 1/5 आपने अगर कॉस्ट लगा दी हो फर्नीचर की इतनी होती है, या 1/4 एंड समथिंग लाइक दैट। टोटल वैल्यू का, हाउस की वैल्यू का, हाउस की वैल्यू का 25%। 25%, 1/4 यानी। ओके, तो ये आप मानकर चलते हैं कि मिनिमम चाहिए। ओके सर, अब शुरू करते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर। एम्प्लॉय ट्रस्ट कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। कंपटीशन आपका किससे है? किसी से भी नहीं। Okay. आपके बिजनेस में अक्सर एक प्रैक्टिस जो आपको लगता है कि लोगों को फॉलो करनी चाहिए? व्यवहार। रिस्क या पेशेंस? रिस्क। लास्ट टाइम गुस्सा कब किया था? नहीं किया। फ्रेंड्स के साथ बिजनेस, हाँ या ना? हाँ। किसने आपको इंस्पायर किया है? फ्रेंड्स ने। अच्छा एम्प्लॉय मिलना आसान या मुश्किल? बहुत मुश्किल। अच्छा, एक स्लीपलेस नाइट आपको लास्ट टाइम कब मिली? रोज। फर्नीचर का यूज होना चाहिए या शो ऑफ होना चाहिए? यूज। क्या आप एज अ व्यक्ति चेंज हो गए हैं बचपन से अब तक? नहीं। क्या एक चीज है जो आज भी कॉमन है बचपन के अनिरुद्ध बागला में और आज के अनिरुद्ध बागला में? सरल। ये बात बिल्कुल ठीक है। सजी धजी दुकान जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है। Okay, ये बिजनेस कॉन्सेप्ट है। क्या बाहर ट्रेनिंग जरूरी है या नहीं? है, ट्रेनिंग जरूरी है। क्यों? सीखता है उससे। कैसा लगता है ये जानकर कि आप ब्रांड्स के ब्रांड हैं? कई ब्रांड्स आपको प्रेफर करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, प्राउड होता है। एक चीज जो आप सभी लोगों से कहना चाहेंगे अभी? व्यवहार रखें। बहुत सुंदर। आई थिंक मैं बताऊं, सर ने जितना कम कहा है पर उन कम शब्दों में इतना कुछ कहा है जो सुनने वाले उन्हें देखकर पहचान सकते हैं। आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे। लेट मी टेल इट वेरी सिंपली कि मेरे सामने अनिरुद्ध बागला सर जब पधारे तो मैंने उनसे शायद ऑफ माइक और ऑफ कैमरा एक चीज पूछी कि सर आप इतने सरल कैसे हैं और इन सब चीजों को कैसे फॉलो करते हैं? मेरे ख्याल से उन्होंने ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं किया है, पर बहुत ही सादा तरीके से आप नोटिस कर पाते हैं कि ही इज अ पर्सन हु जस्ट लव्स टू वर्क, और इस काम के प्रति प्रेम में ही मेक्स नो कॉम्प्रोमाइजेस। कभी कभी मतलब लोगों को सिखाने के लिए थोड़े सख्त हो जाते हैं लेकिन गुस्सा नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है ही इज अ वेरी इमोशनल पर्सन। और लेकिन अगर आप इमोशन के साथ अपने बिजनेस को अच्छा चला पा रहे हैं, इसका मतलब ये आपकी क्वालिटी है, यानी कि एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसके कारण आज आप ब्रांड्स के ब्रांड हैं। I am extremely happy to have Anirudh Bagla sir representing Sudarshan Industries and in fact Sudarshan Group over here. कोटा का एक ऐसा ब्रांड है फर्नीचर्स के मामले में कि जहां पर आप कहेंगे कि अरे
इसकी क्वालिटी द बेस्ट है। और जैसे कि सर ने कहा, ही बिलीव्स कि जो कस्टमर हमारे सामने है उसकी नीड के अनुसार उसे चीजें दी जाए। माना कि उसका बजट ऊपर नीचे हो सकता है तो आप कम ले लो पर अच्छा लो। That's what he believes into. And I think भले ही सर कम बोले हैं लेकिन अच्छा बोले हैं, और यही इस कॉन्वर्सेशन की पूरी पूरी खासियत है। सर मैं जैसे मैंने कहा, मैं एक्चुअली बहुत खुश हूं कि आप यहाँ पधारे। मुझे ये भी पता है कि आप एज अ पर्सन बहुत कम बात करते हैं। ऐसा मौका तो पहली बार ही आया कि आप किसी इंटरव्यू पर आए हैं, तो मैं सादर धन्यवाद तो कहूंगी ही सही। और बस ये निवेदन करूंगी कि अगली बार जब आपसे मुलाकात हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और बातें सुननी है, राइट? एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। कोटा को ब्रांड बनाने के लिए भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके ब्रांड से बहुत सारे और ब्रांड्स और बहुत सारे लोग खुश होते हैं। एंड यू मेक अस प्राउड। थैंक यू सर। विद दैट वी टेक अ लीव। टेक केयर, बाय बाय।